साथियों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त देवदत्त मिश्रा और आपके लिए लेकर के आया हूं पूरे सप्ताह भर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर आधारित करंट अफेयर की सीरीज, जो आपको प्रतियोगी परीक्षा में आने वाले करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डालती है। कुछ संभावित प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर के हफ्ते भर में जितने महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं, जो हमारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा की शुरुआत करें करंट अफेयर की सीरीज में। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब का, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी इस महत्वपूर्ण पाठ्य सामग्री का लाभ मिल सके। वो भी जो है लगातार कोचिंग जंक्शन के साथ पढ़ाई कर सकें, नियमित आगे बढ़ सकें। किसी अन्य सुविधा के लिए आप हमारी वेबसाइट www.coaching.in पर जाकर के सर्फ कर सकते हैं और ये जो करंट अफेयर सीरीज है, इसका PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने अनुभव ज़रूर बताएं कि आपको आज की सीरीज कैसी लगी और आप करंट अफेयर की सीरीज में क्या क्या किन किन मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। ज़रूर शेयर करें, ज़रूर कमेंट करें। शुरुआत करते हैं साप्ताहिक करंट अफेयर की सबसे पहली घटना से। तो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड की प्रधानमंत्री के बीच जो है वर्चुअल बैठक संपन्न हुई। वर्चुअल बैठक का मतलब दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से एक दूसरे से महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर चर्चा की और भारत फिनलैंड संबंधों को नया आयाम विस्तारित करने के बारे में लंबी और कुल मिलाकर के कंक्लूसिव बातचीत हुई। तो फिनलैंड और भारत दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की वर्चुअल मोड पर बैठक हुई। ठीक है, तो एक प्रश्न बन जाता है, आपको दिख रही होंगी फिनलैंड की प्रधानमंत्री काफ़ी यंग और चूँकि वुमेन है और महिला शक्ति से संबंध रखती हैं, तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से कि फिनलैंड की उस दौरान जब भारत के प्रधानमंत्री के साथ उनकी वर्चुअल बैठक हुई थी, तो उस दौरान फिनलैंड की प्रधानमंत्री कौन थी। 4 ऑप्शन आपको एग्जाम में दिया रहेगा, संभाव्य है हिलेरी क्लिंटन, एंजेला मर्केल, सना मैरिन और शेख हसीना। कुछ आजकल एग्जाम का पैटर्न इस प्रकार से रहता है कि अगर आप उनका जो है नाम न जानते हो, तो आप कॉमन सेंस उपयोग करके भी उसका जवाब दे सकते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे हिलेरी क्लिंटन के बारे में आप अगर थोड़ा सा भी अवेयर हैं तो जानते होंगे कि वो अमेरिका की उपराष्ट्रपति रह चुकी हैं, विदेश मंत्री रह चुकी हैं, तो उनका अमेरिका से संबंध है, तो यह जो है ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। आपने देखा होगा एंजेला मर्केल जर्मनी की चांसलर रह चुकी हैं, तो उनका भी फिनलैंड से कोई संबंध नहीं प्रतीत होता है। और एक सामान्य अवेयर छात्र जरूर जानता है कि शेख हसीना जो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, तो उनका भी फिनलैंड के साथ कोई संबंध ठीक ठाक दिखता नहीं है। तो ऑप्शन केवल एक ही बचता है सना मैरिन का। सना मैरिन क्या थी उस समय, वर्तमान समय में कह लीजिए, फिनलैंड की प्रधानमंत्री हैं, महिला प्रधानमंत्री हैं, और उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ वर्चुअल बैठक संपन्न की, जिसमें विस्तार से वार्ता हुई कि भारत और फिनलैंड के संबंधों में, रुके हुए संबंधों में किस प्रकार से प्रगाढ़ता लाई जाए। तो आइए फिनलैंड के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, जानने समझने का मौका कम मिलता है, तो इसी बहाने देख लेते हैं फिनलैंड की भौगोलिक मानचित्र पर अवस्थिति की, यह किस महाद्वीप का हिस्सा है, कहाँ अवस्थित है, इसके आसपास कौन सा सागर है, क्षेत्रीय सीमा क्या है। इस बहाने हम देख लेंगे कि फिनलैंड जो है कहाँ है, ठीक ना, एटलीस्ट विश्व में किस जगह पर अवस्थित है। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको ले चलता हूँ फिनलैंड मैप के माध्यम से। तो आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये जो क्षेत्र है, यह यूरोप का क्षेत्र है। इतना पूरा कहाँ का क्षेत्र है, इतना पूरा है यूरोप का क्षेत्र। जैसे आप मैप खोलते हैं, ये मैप है पृथ्वी का, ठीक है ना, आप इसको देखते होंगे, महसूस करते होंगे, ये भारत है। ठीक, भारत से जब आप पश्चिम की तरफ जाएंगे तो ये जो क्षेत्र पड़ता है, यह यूरोप कहलाता है, ठीक है ना। अब यूरोपीय क्षेत्र में आप ये जो क्षेत्र दिख रहा है, इधर अगर आप इसको जूम करेंगे, तो जूम करने पर आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये जो सीमा दिख रही है, ये सीमा दिख रही है ना आपको,
यह सीमा दरअसल है फिनलैंड की। किसकी सीमा है? फिनलैंड की। फिनलैंड यूरोपीय महाद्वीप का एक देश है। तो फिनलैंड की अवस्थिति कहाँ है? अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि फिनलैंड जो है किस महाद्वीप का हिस्सा है, तो आप बताएंगे कि फिनलैंड जो है यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। ठीक। और इसकी सीमा अगर देखेंगे तो फिनलैंड की सीमा आप पाएंगे कि फिनलैंड का एक पड़ोसी देश तो स्वीडन है। दूसरा देखेंगे तो ये जो नॉर्वे है, नॉर्वे की सीमा भी कहीं ना कहीं फिनलैंड से मिलती है। और तीसरा फिनलैंड का जो पड़ोसी देश दिख रहा है वो दिख रहा है रूस। ठीक है ना, क्योंकि ये जो सीमा है ये किसकी है? ये रूस की सीमा है। तो फिनलैंड की सीमा 3 देशों से मिलती है, स्वीडन, नॉर्वे और रूस। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। क्या राजधानी है? फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। और इसकी मुद्रा है यूरो। यूरो जानते हैं कि यूरोपीय राष्ट्रों की एक कॉमन मुद्रा है। ब्रिटेन को छोड़ दिया जाए, ब्रिटेन की अपनी एक अलग मुद्रा है, ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड है। तो ज़्यादातर कह लीजिए संपूर्ण यूरोपीय राष्ट्रों की जो मुद्रा है वो क्या है? यूरो है। तो चूंकि फिनलैंड भी जो है यूरोपीय देशों से संबंध रखता है तो उसकी मुद्रा क्या है? यूरो है। आपसे अगर परीक्षा में यही बात पूछ लिया जाए कि फिनलैंड की मुद्रा क्या है, तो आप बताएंगे कि फिनलैंड की मुद्रा क्या है? यूरो है। ठीक है। और एक चीज़ और देख रहे होंगे आप कि ये बाल्टिक सागर को भी स्पर्श कर रहा है। ठीक है ना, आप देखेंगे तो पाएंगे कि यह जो है बाल्टिक सागर की सीमा से भी लगा हुआ देश है। तो इसको कभी कभी जो है इसको तो नहीं जो है, लेकिन इसके साथ में 3 और पड़ोसी देश आते हैं जिनको बाल्टिक कंट्रीज कहा जाता है। ठीक है ना, बाल्टिक नेशंस कहा जाता है। वो दरअसल देश कहे जाते हैं इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। जो है 3 देश हैं जिन्हें बाल्टिक नेशंस कहा जाता है। क्या कौन कौन देश हैं? इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। इन तीनों देशों को बाल्टिक नेशंस कहा जाता है, बाल्टिक देश कहा जाता है, क्योंकि ये सब जो है बाल्टिक के किनारे स्थित है। अब और डीप में आप जाएंगे, यूपीएससी वगैरह की तैयारी करेंगे, यूपीपीसीएस वगैरह की तैयारी करेंगे, तो इन सब परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक सीमा के साथ उसकी सीमा स्थित नहीं है। तो आप देखे रहेंगे कि कम से कम बाल्टिक सागर है कहाँ, तो आप पाएंगे कि स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जैसे देश यहाँ है। डेनमार्क भी है। और नहीं देखे रहेंगे तो आप जो है नहीं इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, तो एटलीस्ट हमने समझा कि फिनलैंड की अवस्थिति कहाँ है। फिनलैंड की अवस्थिति है यूरोपीय महाद्वीप में। ठीक है ना, और ये है अपना इंडिया। ठीक है, तो चलते हैं फिर से अपने जो है उसी प्रश्न पर मैप से हटते हुए, और प्रश्न देखेंगे तो आप पाएंगे प्रश्न बहुत साधारण सा है। और प्रश्न में चर्चा की गई थी कि कोई बात नहीं है, इसको जो है फिर से हम लोग जो है देख लेते हैं कि क्या क्या प्रश्न था। जो है प्रश्न त्रुटिवश डिलीट हो गया है, हम लोग चर्चा करते रहेंगे। ठीक है ना, तो चलिए मेरे साथ देख लेंगे आप प्रक्रिया में कि मैं जो है प्रश्नों को बनाता कैसे हूँ। ठीक है ना, मुझे लगता है अभी प्रश्न मौजूद है। तो चलिए देख लेते हैं कि प्रश्न जो है कैसे जो है हम लोग इंपोर्ट करते हैं और उसके इंपोर्ट करने की प्रक्रिया क्या है। ठीक है ना, आसुस इंपोर्ट करिए, कोई बात नहीं है। तो हम लोग समझ रहे थे फिनलैंड के बारे में। आशुतोष जी हैं, सहयोगी हैं, सारा काम सारा सिस्टम इन्हीं का रहता है। ठीक है ना, ये जो है इस विषय के विशेषज्ञ हैं, टेक्निकल आदमी हैं, इनको भी कम से कम इसी बहाने आप लोग जानते रहिए। पर्दे के पीछे काम करने वाला व्यक्ति बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपका आशुतोष जी से इसी बहाने परिचय हो गया। तो प्रश्न था फिनलैंड के ऊपर जो हम लोगों ने बनाया था वो यह था कि फिनलैंड की इस समय की वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो आपने बताया कि फिनलैंड की वर्तमान प्रधानमंत्री हैं
सना मैरिन, ठीक है ना, यंग है, लेडी है। अब चलते हैं अगले घटनाक्रम पर। तो अगला जो न्यूज़ का मुद्दा है छोटा सा है लेकिन महत्वपूर्ण मुझे दिखाई पड़ रहा है। एक 7 साल का लड़का आपको दिख रहा होगा, हैदराबाद का है, नाम है इसका विराट, ठीक है ना, क्या नाम है, विराट। विराट कोहली तो नहीं है लेकिन विराट चंद्रा नाम है इसका। और आप देख रहे होंगे कि यह पहाड़ पर जो है भारतीय तिरंगा फहराते हुए दिख रहा है। तो दरअसल यह पहाड़ अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है जिस पर उसने जो है पताका लहराया है, भारतीय झंडा लहराया है। तो एक प्रश्न बन जाता है, अब न्यूज़ आप पढ़े होंगे तो आप जान गए होंगे कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी चोटी थी जिस पे विराट चंद्रा ने जो है भारत का झंडा लहराया, 7 साल का बच्चा है। नहीं पढ़े होंगे तो मेरे साथ जान लीजिए, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी को माउंट किलीमंजारो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माउंट किलीमंजारो, ठीक। वैसे अगर आपसे चर्चा की जाए, आपसे बात की जाए कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो आप सीधा सीधा क्या नाम लेंगे? माउंट एवरेस्ट का नाम लेते हैं, ठीक है ना। किसका नाम लेते हैं? माउंट एवरेस्ट का नाम। जब आपसे पूछा जाता है कि इसकी अवस्थिति कहाँ है तो आप कहते हैं कि यह हिमालय में स्थित है, लेकिन अगर मानचित्र के हिसाब से पॉलिटिकल मैप देखते हैं तो आप पाते हैं यह नेपाल में आता है, ठीक है ना। माउंट एवरेस्ट कहाँ आता है? नेपाल में आता है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी को नेपाल में जो है सागर माथा भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी को माउंट किलीमंजारो कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? माउंट किलीमंजारो। और यह जो है एक देश है तंजानिया, वहाँ स्थित है, ठीक ना। मैप में जब आपको पढ़ाया हूँ तो कई बार बताया हूँ, माउंट किलीमंजारो तंजानिया में स्थित है। 2 बात यहाँ नोट करनी महत्वपूर्ण है। एक तो विराट चंद्रा का नाम महत्वपूर्ण है, एक बार आप जान लीजिए तो आपके ध्यान में रहेगा। विराट कोहली से जुड़ा हुआ नाम है विराट चंद्रा का। 7 साल के ये हैं और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी को इन्होंने फतह कर लिया है। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी क्या है? यह तो आपकी परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्टैटिक है लेकिन महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा है। तो उसका नाम है माउंट किलीमंजारो, ठीक है। बढ़ते हैं वीकली करंट अफेयर के इस अगले महत्वपूर्ण घटनाक्रम में। तो यह जो है बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। आपने देखा होगा कि पहली बार जो है क्वाड के शीर्ष नेताओं की वर्चुअल बैठक हुई। अभी तक कई वर्षों से इसकी तनातनी आनाकानी होती रही, भारत की तरफ से, कभी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। उन देशों के शीर्ष नेतृत्व जो है क्वाड में शामिल होने से हिचकते रहे। तो हम समझेंगे कि क्वाड है क्या, ठीक है ना। क्वाड में किन वजहों से जो है अभी तक भारत और ऑस्ट्रेलिया शामिल होने से हिचकते रहे, क्या वजह रही कि इतने दिनों के बाद से जो है पहली बार क्वाड देशों के शीर्ष नेताओं की पहली बैठक हुई वर्चुअल, इतने वर्षों के बाद। जबकि क्वाड शब्द का उल्लेख तो बहुत पहले हो गया था। 2007 में जापान ने इसके गठन का जो है इसमें शामिल होने का औपचारिक प्रस्ताव भारत और ऑस्ट्रेलिया वगैरह को दिया हुआ था, ठीक है ना। तो दरअसल ये जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आप पढ़ रहे होंगे तो जानते होंगे कि दरअसल कोई भी देश न तो अस्थायी शत्रु होते हैं और न अस्थायी मित्र होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध जब भी आप पढ़ेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन जब भी आप पढ़ेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण टर्म यही एक बात होता है जो एक दूसरे देशों की रिश्तों को डिफाइन करता है, परिभाषित करता है कि कोई भी देश न तो अस्थायी शत्रु होते हैं न तो अस्थायी मित्र होते हैं। अस्थायी जो होता है वह होता है एक दूसरे का हित, उस हित की पूर्ति करने के लिए एक दूसरे देश हमेशा तत्पर रहते हैं। आप देख रहे होंगे कि भारत और चीन जो है, लोग मानते हैं कि भारत और चीन के बीच काफ़ी तनातनी है और कुछ लोग तो मानते हैं भारत और चीन के बीच बहुत दुश्मनी है। मैं भी मानता हूँ दुश्मनी तो है ही, लेकिन फिर भी देख रहे होंगे कि भारत और चीन भी कहीं न कहीं एक दूसरे के साथ जो है एकदम संबंध समाप्त नहीं हुआ है, व्यापार चल रहा है और चीज़ें चल रही हैं। उसका कारण यह है कि कहीं न कहीं एक दूसरे का हित जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए जो है संबंधों को बिल्कुल डिसकंटिन्यू नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। क्योंकि भारत को कुछ चीज़ों की आवश्यकता ऐसी है जो चीन के अलावा किसी और देश से पूरी नहीं हो सकती है। चीन को भारत से कुछ और लाभ है, चीन तो इस प्रकार से जो है संबंध चलते रहते हैं। लेकिन अब मुद्दा आपने देखा होगा ये, सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वाड को लेकर के, ठीक है ना। फिर चर्चा करेंगे हम कि मुद्दा क्या है और क्यों जो है इस पर जो है लोग हिचक रहे थे शामिल होने के लिए।
तो क्वाड जो है अभी भी एक अनौपचारिक संस्था है, ठीक है ना। इसकी कोई फॉर्मल जो है आधिकारिक गठन नहीं हुआ है कि इसका सचिवालय कहाँ होगा, इसमें कौन कौन काम करेगा। तो अभी भी क्वाड क्या है, इनफॉर्मल है, अनौपचारिक है। 4 देशों का समूह है और मैप में आप देखेंगे तो पाएंगे पहला देश क्या है, यह है भारत, ठीक है। इसमें शामिल पहला देश क्रम है भारत है। ये देश देखेंगे तो यह पाएंगे कि आप यह ऑस्ट्रेलिया है और 2 देश हो गए। तीसरा देश आप देखेंगे तो छोटा सा देश दिख रहा है, यह है जापान, क्या है, जापान। और ये जो देश दिख रहा है ये है यूएसए, जिसको आप बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है ना। तो क्वाड में कुल 4 सदस्य देश शामिल हैं, भारत, अमेरिका जिसको यूएसए बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इसी के साथ इस प्रश्न का उत्तर दे देते हैं, तब चलते हैं हम क्वाड के बारे में विस्तार से बात करेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि क्वाड देशों के समूह में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है। तो आप देख लीजिए कि भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान क्वाड के सदस्य हैं। इसमें से कौन सा इसमें से नहीं आ रहा है, तो आप देखेंगे कि रूस का नाम आ रहा है। रूस इस विकल्प में दिया गया है और रूस क्या है, क्वाड का सदस्य देश नहीं है, ठीक है ना। रूस क्या है, क्वाड का सदस्य देश नहीं है। तो चलिए चर्चा करते हैं क्वाड के गठन को लेकर के कि क्वाड का गठन क्यों किया गया। हर संस्था के गठन के पीछे कुछ उद्देश्य होता है और उसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु वो संस्था गठित की जाती है और उसमें शामिल सदस्य क्या करते हैं, काम करते हैं। तो अगर आप जो है, मैं मैप पे तो नहीं जाऊंगा, हो सकता है कोई दिक्कत पड़ जाए। तो ये क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहाँ आप जानते हैं कि यहाँ है हिंद महासागर। मैं बहुत बेसिक से चल रहा हूँ। यहाँ है हिंद महासागर और ये है प्रशांत महासागर। मैप आप पढ़ते हैं तो आप जानते होंगे कि ये जो क्षेत्र है ये कहाँ है, ये हिंद महासागर क्षेत्र है, यह प्रशांत महासागर क्षेत्र है। तो इस पूरे क्षेत्र को इंडो पैसिफिक बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंडो पैसिफिक, और हिंदी में कहते हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र। क्या बोलते हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र। इस क्षेत्र में जो है आप देख रहे होंगे कि एक देश सम्मिलित है जिसका नाम है चीन। और चीन की जो है इस क्षेत्र में बड़ी धमक है। इस क्षेत्र के देशों पर जो है वह चाहता है कि यहाँ जो है हमारी मोनोपोली चले, कम से कम एटलीस्ट इस हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन चाहता है कि हमारा जो है, हमारी दादागिरी चले। अब उसकी दादागिरी से एक तो सबसे बड़ी समस्या अपने नज़रिए से देखेंगे तो भारत को आएगी। यही एक देश स्थित है ऑस्ट्रेलिया, उसको समस्या हो रही है, जापान को समस्या हो रही है और अमेरिका को भी कहीं न कहीं चीन से समस्या हो रही है। तो 4 शक्तिशाली राष्ट्र हिंद महासागर से जो संबंधित हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, इन चारों सदस्यों को कहीं न कहीं समझ में आ रहा है कि चीन की दादागिरी बढ़ती जा रही है और चीन को अब नियंत्रित करना ही होगा, मिल करके नियंत्रित करना होगा, वरना चीन जो है सब पर भारी पड़ जाएगा, ठीक है। चीन सारे देशों की सुरक्षा स्थितियों के लिए गंभीर खतरा बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए बहुत पहले ही, चूँकि जो थिंकर होते हैं वो लगातार पैटर्न देखते रहते हैं कि चीन का क्या मसला है, चीन की दिशा किस तरफ बढ़ रही है, चीन किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो कुछ देशों ने बहुत पहले ही क्वाड के गठन का प्रस्ताव रखा था कि क्वाड का जो है गठन कर दिया जाए, ठीक है। तो उस समय जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इस पक्ष में नहीं थे कि चीन के साथ अपने संबंधों को बिगाड़ा जाए, क्योंकि आपने देखा था कि 1962 युद्ध के बाद से लगभग जो है भारत और चीन के संबंध सामान्य रहे। 1962 के बाद से बहुत कम ही ऐसा अवसर हुआ जब दोनों देशों की सेनाओं की जान गई हो हिंसक झड़पों वगैरह में, ठीक है ना।
तो कहीं ना कहीं जो है चीन और भारत दोनों के संबंध जो है मधुर हो चले थे। और आपने देखा होगा शीत युद्ध के दशक में, कोल्ड वार जब समाप्त हो गया था, तो 1990 के आसपास की स्थिति ऐसी थी कि भारत का जो है अमेरिका कहीं ना कहीं विरोध कर रहा था। और 1998 में जब भारत ने परमाणु समझौता किया, परमाणु परीक्षण किया था, तो उस पर जो है अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था। तो भारत की यह कोशिश थी कि विश्व मंच पर अमेरिका की मोनोपोली को रोका जाए, ठीक है ना, अमेरिका की दादागिरी को रोका जाए। तो भारत जो है ब्रिक्स जैसे देश समूहों में सम्मिलित हो गया। ब्रिक्स का मतलब ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका, 5 देशों का समूह है ब्रिक्स। यह 5 जो है विश्व के बड़े विकासशील देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्थाएं बहुत बड़ी हैं, ठीक है। इसका गठन ही इसलिए हुआ कि पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को चुनौती देने वाला कोई पश्चिम के बाहर का जो है एटलीस्ट देश हो, ठीक है ना, मतलब जो इन विकसित देशों को, अमेरिका के साथ विकसित देशों को चुनौती दे सके। तो इसके लिए ब्रिक्स का गठन किया गया। ब्रिक्स में भारत भी सम्मिलित हुआ, किसको बैलेंस करने के लिए, अमेरिका को बैलेंस करने के लिए। फिर आपने देखा होगा हाल ही में एक समूह था एससीओ, जिसको बोलते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, भारत ने इसकी भी सदस्यता ग्रहण की। और इन दोनों सम्मेलनों में देखेंगे आप, दोनों समूहों में देखेंगे तो चीन और रूस दोनों सम्मिलित हैं। तो आप जानते हैं कि रूस को जो है पारंपरिक रूप से अमेरिका का प्रतिद्वंदी माना जाता है। शत्रु कहना तो ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि कोई भी देश न तो परमानेंट किसी का शत्रु है, न तो किसी का परमानेंट मित्र है। हित ही ऐसे हैं जो परमानेंट उसी के अकॉर्डिंग संबंध जो है बनते बिगड़ते रहते हैं, ठीक है ना। तो चीन और रूस दोनों ब्रिक्स में भी सम्मिलित हैं और दोनों किस में सम्मिलित हैं, एससीओ में सम्मिलित हैं। उसके साथ भारत भी इन दोनों समूहों का हिस्सा है। तो इन दोनों समूहों की कम से कम एक अवस्थिति और मतलब एक उद्देश्य यह भी था कि विश्व मंच पर मोनोपोली की स्थिति न आने पाए, या विश्व जो है यूनिपोलर तो होने पाए, एक ध्रुवी न होने पाए, किसी एक देश की दादागिरी न बढ़ने पाए। तो उसी समय जो है जब क्वाड के गठन का प्रस्ताव रखा जा रहा था, तो भारत यह हिचक रहा था कि क्वाड जो है क्या है, अमेरिका का पिछलग्गू बनना हो जाएगा। पिछलग्गू का मतलब यह है कि इसमें अमेरिका सम्मिलित रहेगा, तो अमेरिका के साथ जो है हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी समाप्त हो जाएगी, रणनीतिक स्वतंत्रता जो है हमारी समाप्त हो जाएगी और हम अमेरिका के पिछलग्गू बन करके रह जाएंगे। लेकिन पिछले जो है 2 वर्षों में, कह लीजिए 1 वर्षों में स्थिति बहुत तेजी से बदली। आपने देखा होगा कि डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ। डोकलाम में जो है चीन के साथ भारत की लगभग 49 दिनों की तनातनी चली। उसके बाद लद्दाख का मसला आया। लद्दाख में तो हद हो गई, भारत के 20 जवानों को जो है शहादत का भी सामना करना पड़ा। ऐसी स्थिति में सब देशों की आंख कह लीजिए खुल गई। सब देशों की आंख क्या हो गई, खुल हो गई। सबको लगने लगा कि अब चीन हद कर रहा है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस जो है क्वाड को लेकर के एकदम आशान्वित हो गए कि अब क्वाड ही एक ऐसा विकल्प है जो चीन की चुनौती का सामना कर सकता है इस पूरे क्षेत्र में, ठीक है ना। इस पूरे क्षेत्र में चीन की चुनौती का सामना तभी कर सकते हैं जब ये चारों देश ये और ये मिल करके जो है चीन को बैलेंस करने का काम करें। तो बीच में जो है अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। चुनाव से पहले जो है ट्रंप वहाँ के शासक थे। तो ट्रंप तो क्वाड के प्रबल समर्थक माने जा रहे थे, लेकिन चुनाव के वक्त यह आशंका थी कि जो बिडेन अगर सत्ता में आ जाते हैं तो हो सकता है वह जो है क्वाड को कम महत्व दें और चीन के साथ अपने संबंधों को फिर से सुधारें। लेकिन इन सारी आशंकाओं को निर्मूल साबित करते हुए अभी आपने देखा होगा कि क्वाड के शीर्ष नेताओं की शिखर बैठक हुई, जिसमें चारों देशों के शीर्ष नेताओं ने, भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और अमेरिका के राष्ट्रपति कह लीजिए जोसेफ बिडेन या जो बिडेन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा नाम करके है उनका,
तो ये चारों जो है अपने अपने देशों के शीर्ष राष्ट्राध्यक्ष क्वाड के शिखर सम्मेलन में सम्मिलित हुए। क्वाड का जो थिंकर है, इंटरनेशनल थिंकर है, वो मानते हैं कि क्वाड के गठन के पीछे केवल एक उद्देश्य है और वह है चीन को बैलेंस करना। क्या है? चीन के प्रभाव को हिंद महासागर क्षेत्र में बैलेंस करना ही क्वाड के गठन का एकमात्र उद्देश्य है। लेकिन खुल करके चारों देश सामने नहीं आए हैं। तो आपने देखा होगा कि अभी इसमें वार्ता जो हुई, वैश्विक स्थिरता को लेकर के वार्ता हुई, ग्लोबल स्टेबलाइजेशन को लेकर के वार्ता हुई कि कोई भी देश जो है प्रबल न होने पाए, दादागिरी न करने पाए, विश्व व्यवस्था क्या रहे, स्थिर रहे। और फिर आपने देखा कि वैक्सीन बनाने को लेकर के चर्चा हुई। चूंकि भारत, आप देख रहे हैं कि भारतीय वैक्सीन लगभग 100 से ज़्यादा देशों में पहुंच चुकी है और भारत वैक्सीन सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनाने वाले देशों की सूची में सर्वश्रेष्ठ सूची में सम्मिलित है, मतलब पहले स्थान पर काबिज है। तो भारत ने जो है 100 से अधिक देशों को कोरोना की वैक्सीन भेज करके मानवता का एक अमूल्य उपहार प्रदान किया है। इससे जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की मजबूत छवि जो है सुधरी है और भारत एक मजबूत देश के रूप में विश्व पटल पर, विश्व मंच पर सामने आया है। तो कुल मिलाकर के तमाम मुद्दों पर इन चारों देशों के बीच जो है बातचीत हुई, सहमति बनी। लेकिन क्वाड के गठन का एक मूल उद्देश्य जो आप समझेंगे वह यह है कि चीन के खतरे को हिंद महासागर क्षेत्र में कम किया जा सके, ठीक ना। और फाइनली क्वाड में 4 सदस्य देश सम्मिलित हैं, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। हो सकता है आने वाले समय में इसमें ब्रिटेन और फ्रांस भी सम्मिलित कर लिए जाएं, क्योंकि चीन को जितना लोग कम आंक रहे हैं, कहीं उससे ज़्यादा जो है चीन शक्तिशाली है, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं अगले मुद्दे को। इस मुद्दे में ज़्यादा गहराई से जाएंगे तो बड़ी लंबी बातचीत हो जाएगी, उसमें ज़्यादा जाना ठीक नहीं है। जस्टिस इंदु मल्होत्रा जो है सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो गई। आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ का एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि इनके रिटायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में केवल एक महिला न्यायाधीश और बचेंगी। लैंगिक समानता के दृष्टिकोण से किसी भी संस्थान के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए यह अच्छी बात नहीं है। महिलाओं को हर जगह जो है बराबरी मिलनी चाहिए, हर जगह जो है कम से कम एटलीस्ट आधी आबादी अगर है महिलाओं की, तो हर जगह जो है कम से कम महिलाओं की संख्या क्या हो, आधी हो। लेकिन इनके रिटायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में केवल एक महिला जज बची रह पाएंगी। ये जो है इनका नाम महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह जो है वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला है, ठीक है ना। मैंने प्रश्न भी इसी पर बनाया है कि वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन है, तो आप बताएंगे पहली महिला वो इंदु मल्होत्रा है, वो रिटायर हो चुकी हैं, ठीक ना। चलिए अगले घटनाक्रम को देखते हैं। अगला जो बयान है वह है CM बीरेन्द्र सिंह का। CM बीरेन्द्र सिंह जो है मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है ना। वही मणिपुर जिसकी राजधानी इम्फाल है, भारत के पूर्वोत्तर राज्य का एक अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में म्यांमार निवासियों के आने की नहीं कोई जानकारी। मतलब म्यांमार में आप देख रहे हैं, तो अगर आप मेरे करंट अफेयर को फॉलो कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि म्यांमार में जो है सैन्य तख्ता पलट हो गया है, ठीक है ना। वहाँ की निर्वाचित सरकार को सेना ने जो है हटा दिया है, बर्खास्त कर दिया है और देश की व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया है, ठीक है ना। इस घटनाक्रम को तख्ता पलट या काउ कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के कुछ नागरिक जो है भाग करके भारत में शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखते हैं, मैप आप देखेंगे तो पाएंगे यह जो है क्या है, यह म्यांमार है। म्यांमार और भारत की सीमा यहीं से शुरू होती है। इसके पूरा जो है पूरब में क्या है, म्यांमार की स्थिति है। तो ये अगर भागेंगे तो कहाँ जाएंगे, भारत के अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे, नागालैंड में जाएंगे, या तो मणिपुर में जाएंगे, या तो मिजोरम में जाएंगे। सबसे जो टारगेटिव स्टेट पड़ता है वह पड़ता है मणिपुर। तो मणिपुर को काफ़ी सतर्क रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि मणिपुर में संभावना यह है कि म्यांमार के कुछ जो है भागे हुए लोग यहाँ शरण ले सकते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग हालांकि शरण ले भी चुके हैं, उनको जो है मणिपुर की राज्य सरकार ने कहा है कि हम म्यांमार को वापस नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो एक प्रश्न बन जाता है म्यांमार और भारत की सीमा को लेकर के। मैंने एक प्रश्न बना दिया है कि कौन सा राज्य ऐसा है जो म्यांमार की सीमा को स्पर्श करता है, ठीक है ना। यह प्रश्न है। विकल्प मैंने 4 विकल्प दिया है, असम, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा। अगर आप भारत और म्यांमार की सीमा पर अवस्थित भारतीय राज्यों को जानते रहेंगे तो आपके लिए यह आसान हो जाएगा, प्रश्न में एलिमिनेट करना आसान हो जाएगा कि कौन से राज्य जो है भारत और म्यांमार की सीमा को स्पर्श करता है और कौन सा राज्य भारत और म्यांमार की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तो अगर आप मैप देखेंगे तो पाएंगे असम दिया गया है। मैं एक एक विकल्प पर बात कर लेता हूं। तो असम देखेंगे तो पाएंगे यह जो स्थिति है यह किसकी है, असम की है। तो असम को देखेंगे कि यह भूटान के अलावा जो है और किसी देश की सीमा के साथ इसकी सीमा लगती नहीं है, यानी असम तो इस म्यांमार की सीमा से असम का कोई संबंध नहीं है, बहुत दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना। तो असम क्या हो गया, इससे बाहर हो गया। सिक्किम की बात करेंगे तो आप सिक्किम को पाएंगे, सिक्किम तो यहाँ अवस्थित है, म्यांमार इधर है, तो सिक्किम जो है काफ़ी दूर है म्यांमार से, तो सिक्किम का भी कोई संबंध नहीं है। त्रिपुरा को आप देखेंगे तो त्रिपुरा को आप पाएंगे कि यह तो है, यह तो पूरा बांग्लादेश से ही केवल मिलता जुलता है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा केवल बांग्लादेश को स्पर्श करती है, तो त्रिपुरा का भी कोई संबंध नहीं है। अब जो म्यांमार के साथ 4 राज्य बचे हैं जो उसके साथ सीमा को स्पर्श करते हैं वह बचे हैं ना। एक तो सबसे पहले अगर उत्तर से दक्षिण देखेंगे तो सबसे पहले यह जो आता है यह क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। क्या है, अरुणाचल प्रदेश। दूसरा जो राज्य है वह आता है यह है नागालैंड। क्या रहा है, नागालैंड। तीसरा जो राज्य है यह है मणिपुर। और चौथा जो राज्य है वह क्या है, मिजोरम, ठीक है ना। चौथा राज्य क्या है, मिजोरम है। ये 4 राज्य जो है, 4 भारतीय राज्य म्यांमार की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो इसमें जो है मणिपुर क्या है, सही ऑप्शन है। इन चारों विकल्पों में मणिपुर एक ऐसा राज्य है जो म्यांमार की सीमा को स्पर्श करता है, ठीक है ना। भारत म्यांमार की सीमा, भारत बांग्लादेश की सीमा, भारत चीन की सीमा, मतलब एक एक राज्य को जो है आप एटलीस्ट देख करके समझ लीजिए। बहुत सारे प्रश्न बनाए जाते हैं, वह करंट अफेयर से प्रेरित रहते हैं, लेकिन होते हैं जो है वह स्टैटिक पार्ट, ठीक ना, भौगोलिक पार्ट होते हैं। और आजकल जो है परीक्षा में मैप पर आधारित सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं, तो एटलीस्ट आप मैप को जो है देखते रहा करिएगा, मेरी सलाह है आपको। चलिए अगले मुद्दे पर बात करते हैं। एक फ़ोटो आपको दिख रही होगी बहुत सुंदर सी, केंद्रीय मंत्री हैं और लोकसभा अध्यक्ष हैं श्री ओम बिरला। तो और ये जो है देख रहे होंगे आपकी यह सेना की वर्दी में है। तो एक प्रश्न बन जाता है, हाल ही में भारत सरकार के कौन से मंत्री को प्रादेशिक सेना में प्रोन्नति देकर कैप्टन बनाया गया है? तो यह है वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, ठीक है ना। इनका क्या नाम है, तो वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर। सही विकल्प क्या है, अनुराग ठाकुर। यह भारत सरकार में वित्त राज्य मंत्री हैं। क्या है, वित्त राज्य मंत्री हैं, हिमाचल प्रदेश से आते हैं और इन्हें प्रादेशिक सेना में कुछ दिनों पहले, कह लीजिए 2016 में प्रादेशिक सेना में इन्हें लेफ्टिनेंट पद की जो है मानक उपाधि दी गई थी ना, लेफ्टिनेंट पद की मानक उपाधि दी गई थी। और अब जो है सेना ने उन्हें प्रमोट करके क्या बना दिया है, कैप्टन बना दिया है। तो वह जो है भारत सरकार के पहले ऐसे मंत्री होंगे जो प्रादेशिक सेना में कैप्टन होंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, उनकी यह नियुक्ति जो है मानद है। मानद कहने का मतलब यह है कि भारतीय सेना जो है कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को कैप्टन वगैरह की उपाधि जो है दे करके अपनी सेना का सदस्य इसलिए बनानी चाहती है ताकि युवाओं में उनसे जो है इंस्पिरेशन मिल सके और युवा भी जो है अच्छे युवा सेना को ज्वाइन कर सके। आपने देखा होगा कि महेंद्र सिंह धोनी वगैरह जो है ये सब सेना को ज्वाइन कर चुके हैं ना, महेंद्र सिंह धोनी वगैरह। और आपने देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर को जो है एयरफोर्स में सम्मिलित किया गया था। तो ऐसे लोगों को जो समाज से जुड़े हुए हैं और युवाओं के आदर्श हैं उनको जो है सेना मानद उपाधि देती रही है। तो उनकी यह उपाधि, अनुराग ठाकुर की उपाधि क्या है, मानद है। और यह जो है अनुराग ठाकुर जी इस समय भारत सरकार में वित्त राज्य मंत्री हैं। तो इन सारे प्रश्नों के साथ यह साप्ताहिक करंट अफेयर की सीरीज का आज का जो है प्रोग्राम समाप्त होता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा
और किन किन मुद्दों पर आप और चर्चा करना चाहते हैं। दूसरा अनुरोध यह है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।